नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 102 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 4 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था। आशा है वो चारों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा 5वां प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि मध्य तथा पश्चिमी एशिया के प्रमुख खानाबदोश समूहों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को हम समझें उससे पहले यह जान लेते हैं कि खानाबदोश शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आजीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जो लोग करते हैं वो खानाबदोश कहलाते हैं। यानी कि खानाबदोश समुदाय एक जगह पर टिक कर नहीं रहते हैं, उनका कोई स्थायी आवास नहीं होता है। जहाँ भी उन्हें खाने के लिए, घर बनाने के लिए जगह मिलती है वहीं पर ये अस्थायी रूप से बस जाते हैं। उसके तत्पश्चात फिर से दोबारा किसी और जगह की खोज में चले जाते हैं। तो खानाबदोश वो लोग हैं जो स्थायी निवास नहीं करते हैं, खाने और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि पश्चिम एशिया के कुछ खानाबदोश कम्युनिटी के बारे में बताओ। तो देखो, तो जब आप मध्य एशिया का इतिहास पढ़ोगे, पश्चिमी एशिया का इतिहास पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे नोमैडिक यानी कि खानाबदोश समूहों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो खानाबदोश समूह हैं, इन्होंने पश्चिमी एशिया क्षेत्र की राजनीति, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन को बहुत प्रभावित किया है। ये समूह मुख्य रूप से जानवरों को पालते हैं, मवेशियों का पालन करते हैं, व्यापार और खानाबदोशी जीवन शैली पर निर्भर रहते हैं। खानाबदोश समूह न केवल अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारी सभ्यताओं के विकास में भी योगदान दिया है। अब हम कुछ खानाबदोश समूहों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब आप पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के खानाबदोश समूह की बात करते हो तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो समूह है वो है मंगोल। आज के टाइम पे जो मंगोलिया नाम का क्षेत्र है उसमें मंगोलों की शुरुआत हुई थी और इन मंगोलों ने चीन के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इवन तिब्बत और भारत पर भी अटैक कर दिया था इन मंगोलों ने। तो मंगोल की बात करेंगे तो मंगोलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये एक्टिव है। इनकी जीवन शैली खानाबदोश है, मवेशी पालते हैं, घोड़े, भेड़, बकरी इन सब पर निर्भर हैं। जब चंगेज खान इनका राजा बना था तो मंगोलों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी, क्योंकि उनकी सैनिक रणनीति, घुड़सवार सेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पूरे के पूरे चाइना को कंट्रोल कर लिया था और भारत पर भी अटैक कर दिया था। भारत में दिल्ली के अंदर जो मंगोलपुरी नाम का इलाका है ये इन्हीं के नाम पर बसा है, मंगोलों के। तो मध्य एशिया की जो पहली आप जनजाति पढ़ते हो वो मंगोल जनजाति है, जो कि खानाबदोश थे। ठीक है, और इन लोगों ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। इनका जो प्रमुख राजा था वो कौन था? चंगेज खान। अब अगली जनजाति के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं खानाबदोश की, वो है तुर्क। मूल रूप से मध्य एशिया और बाद में फिर ये पश्चिम एशिया और अनातोलिया में फैल गए। तुर्क खानाबदोशों की जीवन शैली अपनाते थे, मवेशी पालते थे, घुड़सवार में कुशल थे। इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। तो जब जब आप ऑटोमन साम्राज्य की हिस्ट्री पढ़ते हो तब तब आप तुर्किश के बारे में पढ़ते हो। क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के कुछ खानाबदोश समूहों के बारे में बताओ। तो उनमें से एक समूह हो गया मंगोल, एक हो गया तुर्क, एक है तुर्कमान। यह आज का तुर्कमेनिस्तान नाम का एक देश है। उत्तरी ईरान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये तुर्कमान जो है जनजाति रहेगी। तुर्कमान भी खानाबदोश समूह है, भेड़ पालन करते हैं और ऊँटों का व्यापार करते हैं। ये क्षेत्रीय व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से बेउदीन या बदुइन, बेउदीन भी बोला जाता है, इन्हें बदुइन भी बोला जाता है। अरब के आसपास के एरिया में सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया में फैले हुए हैं ये लोग। इनकी जो जीवन शैली है वो है ऊँट पालन की। ये ऊँट पालन पर निर्भर करते हैं और व्यापार करते हैं। इन्होंने इस्लामी संस्कृति, इस्लामी कविता और इस्लामी भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसी एक जनजाति है कुर्द। कुर्दों की अगर आप बात करोगे तो ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं ये लोग। खानाबदोश जीवन शैली में इन्होंने भेड़ और बकरी पालन पर अपना ध्यान दिया है। क्षेत्रीय राजनीति और सांस्कृतिक विविधता में भी योगदान दिया है। पश्तून के बारे में आपने सुना होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सक्रिय है जनजाति। पश्तून खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश थे, वे मवेशी पालन करते थे और लोकल ट्रेड भी करते थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मध्य और पश्चिमी एशिया के खानाबदोश समूहों ने अपने क्षेत्र की न सिर्फ राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि समाज को भी प्रभावित किया है, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। उनकी जीवन शैली ने प्राकृतिक परिवेश के साथ एक तालमेल स्थापित किया है, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण भी किया है, जैसे ऑटोमन साम्राज्य हो गया, चंगेज खान का साम्राज्य हो गया, यानी कि मंगोल साम्राज्य हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मध्य एशिया के कुछ प्रमुख खानाबदोश समूहों के बारे में बताइए, तो मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन ये है कि ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कई बार वो ग्रीक की जगह यूनान लिख देगा, तो बात एक ही है। कहीं आप सोचें कि अलग क्वेश्चन होगा, तो ग्रीक और यूनान बात एक ही है। तो वो पूछे ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर लेख लिखिए या यूनानी राजनीतिक व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। तो देखो आंसर समझो इसका। तो जब आप प्राचीन यूनानी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ये मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। क्योंकि जब आप लोकतांत्रिक विचारों की बात करते हो, संगठित शासन प्रणाली की बात करते हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ग्रीक राज्यों को पॉलिस कहा जाता था और प्रत्येक राज्य की अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती थी। ज़्यादातर जो राज्य थे वो डेमोक्रेसी पर डिपेंड थे, हालांकि कुछ क्षेत्रों में राजतंत्र भी था, कुलीन तंत्र भी था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था पर हमें लेख लिखना है। तो ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहली बात तो ये थी कि सिटी स्टेट्स का महत्व था, यानी कि पॉलिस का महत्व था। तो प्राचीन जो ग्रीक समाज था, प्राचीन जो यूनानी समाज था, वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे एंथेस, स्पार्टा, कॉरिंथ, थेब्स। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे वहाँ के। सबसे बड़ी बात यह है कि हर राज्य स्वतंत्र थे, उन्हें पॉलिस कहा जाता था, और सबकी अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था थी। हर एक का राजा अलग था, हर एक के कानून अपने अलग अलग थे। इन शहर राज्यों ने अपने अपने नागरिकों को अलग अलग अधिकार दिए थे और अपने अपने कर्तव्य भी दिए थे, और इनका एक संविधान भी था। ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, खासतौर पर एंथेस की बात करते हैं, तो एंथेस में डेमोक्रेसी चलती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती थी। एंथेस नाम की जगह को प्राचीन दुनिया में लोकतंत्र का जनक माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई है। यहाँ पर क्लेस्थेनीज और पेरिप्लक्स के सुधारों ने जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित भी किया था। एथेंस में नागरिक नागरिक जो थे वो सीधे कानून बनाते थे और सीधे शासन में भाग लेते थे। तो देखो, दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब जनता खुद ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले, जब जनता ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन जब जनता अपने प्रतिनिधि चुने, नेताओं को चुने, और वो नेता संसद में बैठकर जनता के लिए कानून बनाएं, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से भारत की अगर बात आज की करोगे, तो आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब होगा जब सभी लोग मिलकर शासन में योगदान करेंगे। तो एंथेस जो था वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्रत्येक पुरुष नागरिक को वोट देने का अधिकार था और कानून बनाने की प्रक्रिया में सभी लोग भागीदारी करते थे। केवल पुरुष नागरिकों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे एथेंस में, महिला, दास और विदेशियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब हम बात करते हैं स्पार्टा की राजनीतिक व्यवस्था की। तो स्पार्टा में दोहरी राजतंत्र था, दो राजा होते थे जिनका कार्य होता था युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना। जैसे कि गैरुशिया एक काउंसिल थी जिसमें बुजुर्ग नागरिक यानी कि जितने बूढ़े नागरिक थे शासन में भाग लेते थे। सामरिक और सैनिक राज्य यानी कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि कभी भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो यहाँ पर सेना में डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। शासन प्रणाली के प्रकार की बात करें यहाँ पर, तो राजतंत्र था। ग्रीक राज्यों में राजा सत्ता के केंद्र में थे। राजा ही धार्मिक गतिविधियां भी करते थे और राजनीतिक गतिविधियां भी करते थे। धीरे धीरे आगे चलकर कुछ क्षेत्रों में डेमोक्रेसी आ गई। कुछ पॉलिस में कुलीन तंत्र था, यानी कि धनवान और प्रभावशाली लोगों के हाथ में जब सत्ता हो तो हम बोलते हैं उसे ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र। इन प्रणाली में आम नागरिकों की भागीदारी सीमित थी। अब हम बात करते हैं तानाशाही। तानाशाही का मतलब यह है कि आम जनता जो है और जो सेना है वो पूरी तरीके से समर्थन करेगी और कोई भी राजा का विरोध नहीं करेगा, राजा जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन एथेंस में सीधे लोकतंत्रों ने नागरिकों को कानून और निर्णय लेने की भागीदारी दी, यानी कि एथेंस में लोकतंत्र है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तानाशाही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कुलीन तंत्र है, जबकि कुछ क्षेत्रों में राजतंत्र है। तो अगर आप ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था चलती है। ग्रीक में कई छोटे छोटे अलग अलग राज्य हैं जिन्हें पॉलिस नगर या स्वतंत्र राज्यों की संकल्पना के रूप में जाना जाता है, और प्रत्येक राज्य का एक अपना एक शासन प्रणाली जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब हम कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने ग्रीक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से पहला संस्थान है एक्लेसिया। एक्लेसिया को इंग्लिश में असेंबली बोलते हैं। ये एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नागरिक कानून निर्माण के लिए इकट्ठा होंगे और पॉलिसी बनाने के लिए चर्चा करेंगे, जैसे हमारे देश में संसद में। इसमें सभी पुरुष नागरिक हिस्सा लेंगे, महिलाओं दासों को इसमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसी एक है संस्था बुले काउंसिल। ये एक छोटी परिषद थी जो पॉलिसीज तैयार करती थी, प्रोग्राम तैयार करती थी। ऐसी एक थी हेलिया जुडिशरी, जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम पे न्यायालय। तो एथेंस में न्यायिक प्रणाली में नागरिकों की भागीदारी की जाती थी। अब इन सब में कुछ ग्रीक राजनीतिक विचारों का योगदान था। जैसे कि एथेंस की बात करें तो यहाँ पर लोकतंत्र था, नागरिकों की भागीदारी थी। कुछ बड़े बड़े फिलोसफर्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे सोक्रेट्स यानी कि सुकरात, द ग्रेट प्लेटो, अरस्तु। इन सब ने
बड़े पैमाने पर यहाँ की राजनीतिक विचारधाराओं का गहराई से अध्ययन किया, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता था। और जब आज पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सुकरात से ही शुरुआत करते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना करी। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राचीन अगर ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था आप पढ़ते हो तो इसने पूरे विश्व इतिहास में शासन प्रणाली और राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा प्रदान करी है। एथेंस में जो लोकतंत्र था, नागरिक भागीदारी थी, आज वो पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है। स्पार्टा में सैनिक व्यवस्था थी, कुलीन शासन प्रणाली थी, सेना में डिसिप्लिन था। ग्रीक जो राजनीतिक फिलोसफर थे जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, इनका फिलोसफी पर गहरा प्रभाव है। इनके विचार युगों युगों तक आज भी वैसे के वैसे ही प्रासंगिक बने हुए हैं। इस प्रकार से ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था ने शासन के सिद्धांतों को व्यवहारिक आधार प्रदान किया। यह व्यवस्था आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनकर उभरी। शासन में जनता की भागीदारी हुई, अधिकारों की रक्षा हुई, प्रशासन के तरीकों को परिभाषित करने में योगदान किया गया। इस तरीके से आज भी जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वहाँ से कुछ सिद्धांत उधार लिए जाते हैं ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था से। तो आशा करते हैं कि ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था से कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली कर दोगे। यूनिट नंबर 6 से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा ग्रीक से ही है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन कि प्राचीन यूनान में दास्ता की मुख्य विशेषताओं के विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो जब आप प्राचीन यूनान के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 6 में चले जाओगे आप, चैप्टर नंबर 15 में, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसका आंसर पढ़ ही रहे हैं। अगर आप ये PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्राचीन यूनान में अगर आप स्लेवरी सिस्टम की बात करोगे, दास प्रथा की बात करोगे, तो ये समाज और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न पहलू थी, जहाँ बड़े पैमाने पर दासों को घरों में रखा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। हालांकि दासों का शोषण भी खूब किया जाता था। ऐसे में अगर आप प्राचीन यूनान की समाज की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, तो दास उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ग्रीक समाज में दासों को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जाता था और इवन इन्हें खरीद के लेकर आया जाता था तो अपनी प्रॉपर्टी भी समझा जाता था। अब हम देखो दासों की व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दास प्राप्त कैसे किए जाते थे। तो देखो क्या होता था, यूनान में युद्ध होते रहते थे। युद्ध में जो लोग हार जाते थे, उन हारे हुए लोगों को दास बना लिया जाता था। तो युद्ध में पराजित लोगों को दास बनाया जाता था और युद्ध बंदी ही दासता का मेन सोर्स थे। लेकिन आगे चलकर जब युद्ध धीरे धीरे कम हो गए तो फिर दासों को खरीदा जाने लगा, तो दास व्यापार शुरू हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से दास खरीद कर लाए जाते थे, जैसे थ्रेस से, अनातोलिया से। इसके अलावा दासता जो थी वो जन्म आधारित थी, यानी कि दासों के बच्चे भी दास ही माने जाएंगे। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती जाएंगी। कुछ नागरिक जो अपना कर्ज नहीं भुगतान कर पाते थे, उन्हें भी दास बनाया जाता था। ये ऋण दासता कहलाती थी। तो जब आप यूनान की दास प्रथा के बारे में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि अलग अलग तरीके से दासों को प्राप्त किया जा रहा है। युद्ध हो रहे हैं, युद्ध में जो लोग हार जा रहे हैं उन्हें दास बना लिया जा रहा है, दासों को खरीद कर लाया जा रहा है, कर्ज दे दिया जा रहा है और अगर वो लोग कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं तो भी उन्हें दास बनने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। इवन इतना ही नहीं, अगर कुछ लोग दास हैं तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी दास ही बनेगी। तो इस तरीके से दासों की आपूर्ति बनी रहती थी। दासों के कार्य और भूमिकाएं। दास मुख्य रूप से खेतों में, बागानों में काम करते थे और उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यही ग्रीक अर्थव्यवस्था का आधार था। दासों का उपयोग खाना बनाने, सफाई और अन्य घरेलू कार्यों में भी किया जाता था। खासतौर पर मेहनतकश कार्यों में दासों को ज़्यादा रखा जाता था। ये माइनिंग का काम भी करते थे, जैसे लोहे खान से लोहा निकालना, कोयले खान से कोयला निकालना। तो दासों को खतरनाक और कठोर खनन कार्यों में भी लगाया जाता था। बड़े बड़े जो भवन बनते थे, सड़क के निर्माण में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। एथेंस में दास सरकारी प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में भी उपयोग किए जाते थे। दासों को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था, इवन ना तो वोट डालने का अधिकार था, ना वो अपने हक की बात कर सकते थे। वो मालिक की संपत्ति थे, मालिक जैसा मर्जी वैसा करेगा। उनका जीवन उनके मालिकों की मर्जी पर निर्भर था। मालिक उन्हें बेचता था, मालिक ही उन्हें खरीदता था, मालिक ही उन्हें हटा सकता था। सामाजिक स्तर में सबसे निचला पायदान किसका था? दासों का। अब हम बात करते हैं स्पार्टा नाम के शहर में दासता की बात। तो हेलोट्स, स्पार्टा में दासता का प्रमुख स्वरूप हेलोट्स के रूप में देखा जाता था। हेलोट्स जो थे वो स्थानीय लोगों में से थे जिन्हें स्पार्टा ने विजय के बाद दास बना लिया था। तो जिन जिन क्षेत्रों को जीता गया उन्हें दास बना लिया गया। हेलोट्स मुख्य रूप से किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। इन्हें डिसिप्लिन में, कठोर अनुशासन में रखा जाता था, पूरे कंट्रोल में रखा जाता था ताकि कभी लोग विद्रोह ना कर सकें। एथेंस की अगर आप बात करोगे तो एथेंस में भी दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी।
घरेलू उपयोग, सेवा, व्यापार, उद्योग में किया जाता था। हालांकि एथेंस में जो दास थे वो स्पार्टा के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में थे। इन्हें कहीं कहीं स्वतंत्रता दी जा सकती थी, लेकिन बहुत कम जगह पर। तो इस प्रकार से ग्रीक अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर थी, क्योंकि पूरी तरीके से सभी जो कार्य थे, चाहे कृषि का कार्य हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, खनन का काम हो, इस सब में दासों का ही रोल सबसे बड़ा था। दासता को ग्रीक समाज में एक आवश्यक व्यवस्था मानी जाती थी। प्लेटो जैसे फिलोसफर्स और अरस्तु जैसे फिलोसफर्स ने भी दासता का समर्थन किया है और ये कहा है कि ये मानव समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ग्रीक दार्शनिकों ने तर्क दिया कि दास उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, ताकि नागरिक उच्च स्तर कला, विज्ञान और राजनीति में समय लगा सकें। तो ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं, ऐसे में उन्हें दास व्यवस्था में झोंक दिया जाना चाहिए। आगे चलकर कुछ दासों ने अपनी स्थिति के खिलाफ विद्रोह किया। उदाहरण के लिए स्पार्टा में हेलोट्स ने समय समय पर विद्रोह करने की कोशिश की। हालांकि सरकार ने इन विद्रोह को दबाने के लिए कठोर सैनिक उपाय किए और हिंसा के माध्यम से दासों को नियंत्रण में रखा। प्राचीन यूनान में दासता न केवल समाज अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा थी, बल्कि इसने सोशल स्ट्रक्चर में गहराई से अपनी पैर जमा रखे थे। आशा करता हूं अगर ये क्वेश्चन भी आया तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th को हम नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, ताकि हम अगले सब्जेक्ट कोड की वीडियो में और भी ज़्यादा सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें।